नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो मुझे पता नहीं मैं कैसे शुरुआत करूं, और जो मैंने प्रेडिक्शन की थी वो पहले दूसरे दिन तक तो काफ़ी सही थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि इंडिया जो है वो अपना पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में इंग्लैंड के से हार चुकी है और बहुत ही बुरा लग रहा है। और पता नहीं हम कैसे हार गए, सिर्फ 2-3 जगह हमने गलत किया और वही पूरा मैच निकाल ले गया। ओली पोप ने अकेले दम पे इंडिया को हरा दिया और ये चौथा मैच है जो शायद इंडिया हारी एक अपने होम ग्राउंड पे इतने सालों में। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कि क्या गड़बड़ हो गया, क्या ये 4 दिन का टेस्ट मैच, क्या ये पिच अब कैसी मिलेगी आगे वाले मैच में, और क्या इंडिया की गलती थी भी इसमें। तो आइए पूरा डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैच शुरू होता है, इंग्लैंड टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है और इंडिया में फोर्थ इनिंग जिसको बैटिंग करनी है उसके लिए वैसे ही टफ रहता है, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे थे कि इंडियन कंडीशंस में हो रहे हैं, इंडियन बैट्समैन अच्छा खेलेंगे। और मैन टू मैन मार्किंग करें तो इंडियन बैट्समैन और इंडियन बॉलर्स दोनों ही इंग्लैंड बैट्समैन और इंग्लैंड बॉलर से अच्छे थे, लेकिन वही बात आ गई कि एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी हमारे में भी थी। उनके में तो काफ़ी थी, उनके में जो रूट को हटा दे तो टोटल पूरी टीम ने मिला के सिर्फ 36 टेस्ट मैच खेले थे अपने पूरे सब का टोटल, और यहाँ पे तो काफ़ी टेस्ट मैच हो चुके थे इंडिया वाले। और लेकिन हम लोग उस तरह खेल भी रहे थे। पहला दिन हमने पूरा डोमिनेट किया, दूसरा दिन हमने पूरा डोमिनेट किया, तीसरे दिन में जब हम थोड़े और रन बना सकते थे लेकिन 420 पे हमने ऑल आउट हो गए। उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो हम आउट नहीं कर पा रहे थे उन्हें, और वो काफ़ी अच्छी वो लीड भी ले गए और हम लोग की 190 रन की लीड हो गई थी। हम लग रहा था हम लोग मुझे लगा हम लोग जहाँ हारे कि हम लोग बहुत रिलैक्सिंग मोड में चले गए कि अब तो हम जीत जाएंगे। 190 रन की लीड है, उन लोग 190 बनाएंगे, फिर 100-150 की लीड देंगे, उसके बाद ऑल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग वो रिलैक्सिंग मोड में चले गए और वो जा भी रहा था क्योंकि विकेट गिर रहे थे, लेकिन एक जगह जब ओली पॉप टिक जाते हैं तो उसके बाद हम उनको आउट नहीं कर पाते। और उनके साथ जैसे हमने बेन फोक्स की साझेदारी बनने दी, फिर टॉम हार्टली की बनने दी, और फिर उसके बाद वो राशिन अहमद जो है उनकी भी बनने दी। तो ये जो 3 साझेदारी थी मेरे हिसाब से ये बहुत ही क्रूशियल हो गई, क्योंकि उससे उनकी लीड जो थी इंग्लैंड की वो 230 रन के ऊपर चली गई और इंडिया को टारगेट मिल गया 231 का। तो मेन ओली पॉप वो बंदे ने क्या बैटिंग की है, मतलब 196 रन बना दिया इंडियन पिच में जहाँ पे हमारे प्लेयर्स नहीं बना पाए सेंचुरी कोई भी। और जबकि डे 3 के अंत में और डे 4 की शुरुआत में जब पिच अपना रंग दिखा रही थी, पिच की भी बात करेंगे, तो उस सिचुएशन पे भी उस बंदे ने इतना अच्छा पारी खेल ली। और जब वो रिवर्स स्वीप खेलने लगे तो हमारे स्पिनर्स के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। ये एक कंसर्न का इशू है कि जब तक कोई प्लेयर नॉर्मल खेलता है तब तक हम उसको आउट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ ओली पॉप ने रिवर्स स्वीप खेलना शुरू किया, अब हमारे स्पिनर्स, जबकि अश्विन जडेजा इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अक्षर पटेल, लेकिन वो जब रिवर्स स्वीप खेलने लगा तो हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं बचा कि आप कैसे आउट करें। तो ये थोड़ा कंसर्निंग इशू है, इस पर ध्यान देना चाहिए इंडिया को अगले मैच में। तो और जो कि मेन बात थी, ओली पॉप ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। तो मेन कारण इंडिया की हार का, हम लोग ख़राब नहीं खेले, हम लोग ख़राब खेले हैं, लेकिन अकेला उनके में भी कोई और इतना अच्छा नहीं खेला। ओली पॉप ही थे जो अकेले बहुत अच्छा खेल गए। तो ये उनकी बात हो गई, उन्होंने मैच जिताया। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच भी वही होंगे। और उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आती है, अच्छी शुरुआत होती है, 42 पे 0 था, 42 रन की साझेदारी होती है, लेकिन यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं। वही ये इनएक्सपीरियंस है और टीम हार्टली के बॉल पे आउट होता है। उन्होंने बेसिकली 7 विकेट ली, उन्होंने एक तरह से मैच अपनी तरफ कर दिया, क्योंकि लेकिन वो भी इंडिया ने, क्योंकि उन पर प्रेशर नहीं बना। जैसे फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने उन पर काफ़ी रन मारे थे, शुरुआत में ही 2 छक्के मार देते, इस बार ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया, क्योंकि गलत किया, क्योंकि उनको लगा कि हम 231 रन बना लेंगे। और काफ़ी हद तक शुरुआत भी हमारी अच्छी हुई थी डे 4 में, और डे 5 तक मैच जाने की पूरी आशंका थी कि हो जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा अच्छे नज़र आ रहे 39 रन पे। फिर यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं, ओली पॉप भी कैच लेते हैं। फिर जब शुभमन गिल आते हैं, शुभमन गिल ने बहुत डिसअपॉइंट किया। उन्होंने मतलब कि आप डिफेंस कर रहे हो तो सॉफ्ट हैंड से करो ना, जब आपको पता है कि वहाँ पे प्लेयर खड़ा है। आपने हार्ड हैंड से डिफेंड किया तो बॉल उछली और ओली पॉप के आराम से कैच हो गया। वो तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं शुभमन गिल। मतलब लास्ट 10 इनिंग्स में मतलब उनका बहुत ही कम का एवरेज है और बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस रही है।
मतलब मात्र मैंने देखा था शायद लास्ट 10 या 11 इनिंग में 173 रन के आसपास है, मतलब कि उनका एवरेज 17 या 16 के आसपास है और इतना अच्छा नहीं है। और उसके बाद फिर जब शुभमन गिल आउट हो जाते हैं तो केएल राहुल और रोहित शर्मा थोड़ी साझेदारी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एक बॉल अच्छी आती है जो कि फिर उस पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं रोहित शर्मा। वो सबसे महत्वपूर्ण विकेट था क्योंकि 39 रन पे वो थे। और उसके बाद फिर कोई भी बंदा, जितने और बैट्समैन हैं, 39 से ऊपर रन बना ही नहीं पाए, क्योंकि अगर एक दो बंदे भी और मतलब 30-40 रन बना लिए होते, 35-45, तो इंडिया आराम से जीत जाती, क्योंकि इंडिया से 31 रन से हारी है। ऐसी कोई बड़ी हार नहीं थी, 30 की और कम, सॉरी 28 रन से हारी है। हाँ, तो उतनी भी बड़ी हार नहीं थी, लेकिन वही है ना, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए अच्छे से। फिर केएल राहुल और अक्षर पटेल को जो लोग बोलते थे कि ऊपर भेजो, यही दिक्कत है इन लोग के साथ कि अब उनको ऊपर भेजे तो वो, अब इनको जब प्रूफ करना था अपने आप को एज अ बैट्समैन तो वो फेल हो जाते। फिर जब नीचे भेजते हैं तो फिर वो अच्छा खेलते हैं, क्योंकि लेकिन जब आपको एज अ बैट्समैन या एज अ ऑलराउंडर अपनी जगह वो करनी है प्रूफ, तो आपको ऊपर भी अच्छा खेलना पड़ेगा। आपको इसीलिए ऊपर भेज दिया, श्रेयस अय्यर से ऊपर भेज दे कि आप जाके थोड़ी साझेदारी बनाई, जड्डू से ऊपर भेजा, लेकिन फिर वही ये थोड़े बहुत रन बनाते हैं। उसके बाद उनको एग्रेसर खेलना था जहाँ पर ऋषभ पंत की कमी खली हमें, तो लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं 22 रन पे। फिर केएल राहुल भी ऐसे ही 28-29 रन बनाते हैं, उसके बाद वो भी आउट हो जाते हैं। फिर श्रेयस अय्यर आते हैं और जडेजा आते हैं। जडेजा तो फिर रन आउट ही हो जाते हैं, क्या ही बोलें, वो तो अपनी ही गलती। और श्रेयस अय्यर का भी वही शुभमन गिल वाला हिसाब है कि लास्ट के 10-12 मैच अच्छे नहीं रहे उनके, वो भी एकदम अंडर कॉन्फिडेंस है। वो भी लूज शॉट मार के जैक लीच की बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो वही है, मतलब कि हमें 230 रन चाहिए थे और 42 रन पहले 0 विकेट पे थे। आप आराम से सिंगल डबल लेते भी या थोड़ा एग्रेसिव भी होते तो खेल जाते। आप 5वें दिन तक अगर मैच ले जाते तो आप ऑटोमेटिक जीत जाते, लेकिन यही नहीं हो पाता। फिर सब ने होप छोड़ दिए थे, तो अश्विन और श्रीकर भरत ने काफ़ी अच्छे साझेदारी की, 50 रन से ऊपर की साझेदारी की और दोनों मैच लगभग जिता ले गए थे। फिर श्रीकर भरत की बहुत ही अच्छी बॉल आती है और वो बोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर जाकर टर्न होके आ जाती है टॉम हार्टली की। और उसके बाद फिर, अब हालांकि मैं बता दूं, जो लोग बोलते हैं श्रीकर भरत और अश्विन के लास्ट 10 मैचेस में शायद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर से ज़्यादा रन है, तो इन दोनों को अपनी स्पॉट्स की नज़र रखनी पड़ेगी। और तो श्रीकर भरत आउट हो जाते हैं। फिर अश्विन और जसप्रीत बुमराह रहते हैं। और मैं इसमें अश्विन की पूरी गलती मानूंगा। आप इतने अच्छे, आपसे बैट में बॉल लग रही है, आप सेट हो गए हो पूरा, आपने पता नहीं क्या किया, आपने होप छोड़ दी यार। हम 31 रन से हारे, लास्ट में 20-22 रन की साझेदारी बुमराह सिराज कर दिए थे, आपने 54 रन की साझेदारी की थी। आप एज अ बैट्समैन सोचो ना कभी, है ना। आपने सोचा कि मेरा काम तो हो गया, मुझे तो अब कुछ नहीं पड़ेगी गाली वाली, क्योंकि मैंने इतने रन तो बना दिए, अब इंडिया जीते ना जीते आप आगे बढ़ के शॉट मार रहे हो यार, दिस इज़ नॉट डन यार। तो मैं वहाँ पे अश्विन की पूरी गलती मानूंगा, क्योंकि बुमराह भी अभी आए थे और वो लास्ट ओवर था दिन का, उसके बाद 5वें दिन पे मैच जाता। तो अगर वो 4 बॉल खेल लिए होते आगे बढ़ के, पता नहीं क्यों खेल दिए, और मात्र 28 रन से हारे हैं यार। तो उस समय 50-50 रन चाहिए थे खाली हमें जीतने के लिए, और 2 विकेट तो भी हाथ में थी, है ना। तो हम लोग जीत सकते थे, आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर 5वें दिन मैच जाता, मोहम्मद सिराज बुमराह भी 22 रन की कर लिए ना साझेदारी, अगर 10 रन चाहिए होता लास्ट में, अगर आप टिके रहते कुछ बनाते, तो इंडिया क्या पता मैच जीत जाती। तो वही है ना, लैक ऑफ कॉमन सेंस नहीं बोलूँगा, गेम अवेयरनेस, लैक ऑफ गेम अवेयरनेस की कमी दिखी हमारी पूरी टीम की तरफ से। कि रोहित शर्मा को छोड़ दे तो कोई, रोहित शर्मा, केएल राहुल, अश्विन को छोड़ दे तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं उनमें से। अब अगर अश्विन ऐसे शॉट्स मार के खेल आउट होंगे तो अब क्या ही हो कह सकते हैं और किसी को, है ना। तो इतना ही था मैच में। और अब जो 2 फरवरी से मैच है वो शायद विशाखापट्टनम पे है, और इंडिया के लिए मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि केएल राहुल और रविंद्र जडेजा उपलब्ध नहीं है अगले मैच के लिए, दोनों इंजर्ड हो गए हैं। और इंजरी का कंसर्न इंडियन टीम में हमेशा रहा है। रोहित शर्मा के साथ अनलकी रहे, क्योंकि उनको कभी फुल फ्लेजेड टीम मिलती ही नहीं है। वर्ल्ड कप को छोड़ दें तो उसमें भी हार्दिक पांड्या इंजरी हो गए थे, तो क्योंकि कोहली वैसे ही अवेलेबल नहीं है और केएल राहुल नहीं है और वो नहीं है। तो जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें कोई सौरभ कुमार हैं और सरफराज खान को फाइनली जगह मिली है, और शायद वाशिंगटन सुंदर आए हैं अश्विन की जगह, कोई इसका थर्ड प्लेयर का मुझे श्योर नहीं है, लेकिन कोई एक और आया है टेस्ट में।
और तो मुझे लगता है सरफराज खान को खिला लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है रजत पाटीदार को खिला लेंगे इन लोग के राहुल की जगह। लेकिन मैं सोचता हूँ खिला लें सरफराज खान को, वो अच्छा है। और शुभमन गिल की जगह या श्रेयस अय्यर की जगह आपको प्लीज़ या तो रजत पाटीदार को खिलाएं किसी और को, और जडेजा की जगह या तो आप कुलदीप को ले आ सकते हैं या तो जो स्पिनर ले आएँ वो ले आएँ। और अब वही मुझे लगता है विशाखापट्टनम की पिच अच्छी रहती है। इंडिया, मुझे भी अभी भी पूरा यकीन है इंडिया ये सीरीज़ जीत जाएगी, 4-1 से या 3-1 से ये सीरीज़ जीतेगी। क्योंकि 2020 या 21 में भी जब इंग्लैंड आई थी इंडिया के खिलाफ, जब विराट कोहली कैप्टन थे, वहाँ भी पहला मैच हम चेन्नई में हारे ही थे। तो उसके बाद हमने पूरी सीरीज़ भी 3-1 से जीत ली थी, 4-1 से शायद 3-1 से जीती थी। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि पहला मैच हार गया। और जो हमारे दोगले फैंस हैं, मैं मुंह पे बोलना चाहता हूँ कि अभी साउथ अफ्रीका में जैसे पहला मैच हारे थे, है ना, तो आप फिर रोहित शर्मा को गरियाने लगे थे, बुरा भरा बोलने लगे थे। फिर जैसे जीत गए तो आप फिर पलट गए, एकदम तारीफ़ करने लगे। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ जब बंदा दो बार 0 पे आउट हुआ तो आप फिर उसको गरियाने लगे। आपको सिर्फ उसके जो मतलब कि हेटर्स हैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ कि आप जीतती है टीम तो टीम के एफर्ट से जीती है, और हारती है तो रोहित शर्मा की वजह से हारती है आप लोग के हिसाब से। तो वो बंदा फिर प्रूव करेगा, आप लोग इसको जितना गिराने की कोशिश करिए। तो अभी भी पहला मैच हारी है, मात्र 28 रन से हारी। इसके पहले भी इंडिया में मैच है हारे गए, इसके बाद भी हारे जाएंगे। और ये गेम है, कोई ना 2 लोग खेलते हैं तो कोई ना एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। हम जब ऑस्ट्रेलिया में हाराते हैं तो क्या पैट कमिंस को इतनी गाली पड़ती है? नहीं पड़ती होगी मेरे ख्याल से, है ना। और तो वही है कि आप ये फैंस कहलाने के लायक ही नहीं है। ये क्रिकेट पता नहीं देखते भी हैं कि नहीं देखते, गेम की कंडीशन को जानते भी हैं कि नहीं जानते। वो पता नहीं क्यों अभी भी हेट मिलने लगा पूरी इंडियन टीम को। रोहित शर्मा को हेट मिल रहा है, केएल राहुल, शुभमन गिल, सबको हेट मिलने लगा है। एक ट्रोलिंग में और क्रिटिसिज्म में अंतर होता है। क्रिटिसाइज़ करिए आप, लेकिन आप जब उनके फैमिली या उन पे बोलने लगते तो वो बहुत गलत हो जाता है। और आपको कैसे पता कि उन लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, आप तो खेलते नहीं हो। तो वही मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया आराम से जीतेगी ये सीरीज़, तो फिर सबकी बोलती बंद होगी। और हम हमेशा भी अभी भी जीते नहीं वर्ल्ड कप, लेकिन अभी भी हम नंबर 1 टीम हैं हर फॉर्मेट में। ये किसी को प्रूवन बात है। हम लगातार 2 बार से WTC के फाइनल में जा रहे हैं, इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल में गए थे। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग बेकार टीम है। वो हमारा दिन अच्छा नहीं रहता इसलिए हम हार जाते हैं, और वो जीतेंगे, हम लोग जीत जाएंगे। कब तक हारेंगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसा ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर लिखिए आपको हमारा ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मैं सेकंड टेस्ट मैच का प्रीव्यू भी ले आऊँगा बहुत जल्दी, तो उसके लिए बने रहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।